आइए दोस्तों, आज हम केमिकल काइनेटिक्स के बारे में डिस्कस करेंगे। आइए देखते हैं क्या होता है केमिकल काइनेटिक्स। सबसे पहले अगर मैं बताऊं, काइनेटिक्स एक वर्ड से निकला है जो है काइनेसिस। क्या है? काइनेसिस। और काइनेसिस क्या है? एक ग्रीक वर्ड है। कौन सा वर्ड है? ग्रीक। और जिसका मतलब क्या होता है? जिसका मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि मूवमेंट होगी किसकी? केमिकल, यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या बताएगा? मूवमेंट। यानी कि किसी भी केमिकल रिएक्शन की क्या बताएगा? रेट बताएगा। क्या बताएगा? रेट ऑफ ए केमिकल रिएक्शन। जो चीज किसी केमिकल रिएक्शन की रेट बताएगा उसे हम क्या बोलेंगे? केमिकल काइनेटिक्स। और ये तीन अपने पास ब्रांच होती है, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक। ये केमिस्ट्री की 3 ब्रांच है। ये फिजिकल केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जो रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में आपको जानकारी देती है। ठीक है जी। क्या होती है रेट ऑफ रिएक्शन? रेट क्या होती है और रेट ऑफ रिएक्शन क्यों पढ़ते हैं, क्या इसकी जरूरत पड़ी, सब डिस्कस करेंगे। उससे पहले छोटा सा इंट्रोडक्शन सुनिएगा। सबसे पहले अगर मान लीजिए मेरे पास एक रिएक्शन आई, एक रिएक्शन है ए गिविंग बी, ये रिएक्शन है। अब मुझे ये पता करना है कि ये रिएक्शन क्या है। सॉरी, अब मुझे पता करना है कि ये रिएक्शन स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। कैसे पता करेंगे? आओ, सबसे पहले मैं ये पता करने के लिए सबसे पहले मैं गया थर्मो के पास। थर्मो के पास एक जादू की छड़ी है जिसे हम क्या कहते हैं? डेल्टा जी। मैं डेल्टा जी के पास गया, फिर डेल्टा जी ने कहा मैं बड़ी आराम से बता दूंगी ये रिएक्शन होगी या नहीं होगी, यानी कि स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी या नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। मैंने कहा बताओ। बोली क्या बताना है? मैंने कहा ये रिएक्शन है, ये बतानी है ये स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है। उसने सबसे पहले मेरे को ही सवाल कर दिया, बोला आपको कैसे पता कि ये रिएक्शन है? मैं कहा जी बिल्कुल पता है, क्योंकि इसमें एक रिएक्टेंट है और एक क्या है? बी जो है प्रोडक्ट है। इसमें एक रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है, इसलिए केमिकल रिएक्शन है। उसने कहा शाबाश। अगला सवाल उसने पूछा, अब मुझे आप ये बताओ आपको कैसे पता कि ए रिएक्टेंट और बी प्रोडक्ट है? मैंने कहा जब जब टाइम इंक्रीज होगा, टाइम चलेगा, रिएक्शन चलेगी, ए की जो कंसंट्रेशन है वो क्या होगी? डिक्रीज होगी, और बी की कंसंट्रेशन क्या होती चली जाएगी? इंक्रीज होती जाएगी। कुछ टाइम बाद ये इक्वल भी हो सकती है, पूरी तरह खत्म भी हो सकती है, ये हम बाद में चर्चा करेंगे। उसने कहा वेरी गुड, बहुत अच्छे, ये रिएक्टेंट हुआ, ये प्रोडक्ट हुआ। यानी कि रिएक्टेंट वो स्पीसीज है जो हम स्टार्टिंग में लेके आते हैं, उसकी अमाउंट मैक्सिमम होती है, सबसे ज्यादा अमाउंट उसी की होती है। बी तो होता ही नहीं। और जैसे हम रिएक्शन को लगाते हैं, टाइम देते हैं, सफिशिएंट कंडीशन प्रोवाइड उसे करते हैं, तब वो रिएक्शन चलेगी। रिएक्टेंट किस में कन्वर्ट होगा? प्रोडक्ट में। यानी कि टाइम टू टाइम रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन डिक्रीज होती है, कम होती है, गिरेगी, और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती चली जाती है टाइम टू टाइम। ये बात बताई। अब डेल्टा जी ने कहा बिल्कुल ठीक बात है, अब मैं बताती हूं कि रिएक्शन होगी या नहीं होगी। उसने कहा इस रिएक्शन का जो डेल्टा जी है उसकी वैल्यू है नेगेटिव। अगर ये वैल्यू नेगेटिव है, रिएक्शन होगी, यानी कि ये रिएक्शन क्या है? स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। ये रिएक्शन बिल्कुल होगी। अब सुनिएगा, जब मैं किसी भी रिएक्शन को पढ़ता हूं, कैसे पढ़ता हूं? अगर उसको यूनिडायरेक्शनल पढ़ सकता हूं या तो बाई डायरेक्शनल पढ़ सकता हूं। मान लीजिए एक रिएक्शन है जिसका डेल्टा जी नेगेटिव है। अगर वो क्या हुई? एक तो होगी यूनिडायरेक्शनल, यूनिडायरेक्शनल, और दूसरा क्या हो सकता है? वो रिएक्शन होती है बाई डायरेक्शनल। बाई डायरेक्शनल, बाई डायरेक्शनल का मतलब है वो दोनों डायरेक्शन में चलेगी। यानी कि मान लीजिए ये रिएक्शन थी, ए किसमें कन्वर्ट हुआ? बी में। फिर कुछ टाइम बाद बी किसमें कन्वर्ट होगा? ए में। यानी कि इनमें क्या आ गया? इक्विलिब्रियम आ गया। कभी ए बी में कन्वर्ट हो रहा है, कभी बी ए में। यानी कि इस रिएक्शन को क्या बोलेंगे हम? इक्विलिब्रियम। जब जब मैं बाई डायरेक्शन रिएक्शन की बात करता हूं, वहां में मैं डिस्कस करता हूं इक्विलिब्रियम के बारे में। किसके बारे में? इक्विलिब्रियम के बारे में। ये 11th क्लास में हमने पढ़ा था। अब छोटी सी इंफॉर्मेशन इक्विलिब्रियम के बारे में दे देता हूं।
जब हम किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कस करते हैं, किसी केमिकल रिएक्शन के बारे में डिस्कशन होगा, वहां पे मैं इक्विलिब्रियम, कौन सा इक्विलिब्रियम पढ़ूंगा, वहां पे इक्विलिब्रियम पढ़ूंगा केमिकल इक्विलिब्रियम। क्या पढ़ूंगा? केमिकल इक्विलिब्रियम। यहां लिख देते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। अगर मैं किसी आयन की या इलेक्ट्रोलाइट की कहानी पढ़ रहा हूं तो मैं वहां पे एक अलग टाइप का इक्विलिब्रियम पढ़ूंगा, जिसे हम क्या बोलते हैं? आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर मैं एक ही चीज की डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर चेक कर रहा हूं कंडीशन, यानी कि जैसे वाटर ले लिया, वाटर किस फॉर्म में लिया? लिक्विड, उसके बाद किस फॉर्म में लिया? गैस, या फिर उसके बाद किस फॉर्म में ले लिया? फिर से लिक्विड ले लिया, फिर क्या आ गया? सॉलिड। यानी सॉलिड, लिक्विड, गैस, तीनों फेज के बारे में डिस्कस कर रहा हूं केवल एक सबस्टेंस की, उसका मैं नाम क्या दूंगा? फेज इक्विलिब्रियम। क्या नाम दूंगा? फेज इक्विलिब्रियम। फॉर एग्जांपल मान लीजिए मेरे पास यहां पे ए है, ए मान लीजिए वाटर है, वाटर ही लिख देता हूं जी। यहां पे देखिए, यहां पे क्या है? H2O है, वाटर है, किस फॉर्म में है? आइस की फॉर्म में है। वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? वो इक्विलिब्रियम में चला जाएगा। H2O किस फॉर्म में है? वाटर, यानी कि लिक्विड फॉर्म में है। और ये इक्विलिब्रियम में चला जाएगा किस फॉर्म के साथ? ये चला जाएगा, देखो इक्विलिब्रियम का साइन ये ऐसे होता है। इक्विलिब्रियम यहां पे चला जाएगा H2O, और ये किस फॉर्म में है? वेपर फॉर्म में है। यानी कि सॉलिड, लिक्विड, गैस, यानी कि या वेपर बोलो, इन तीनों फेजेज में एक ही सबस्टेंस की मैं डिफरेंट डिफरेंट टेम्परेचर पर डिस्कस कर रहा हूं, या चेक कर रहा हूं, या पढ़ रहा हूं, उसे क्या बोलेंगे? फेज इक्विलिब्रियम। ये था बाई डायरेक्शनल का। अब बात करते हैं यूनिडायरेक्शनल, यानी कि मेरा ए किस में कन्वर्ट हो रहा है? यहां पे बी में, और बी ए में कन्वर्ट नहीं हो रहा है। कोई भी कंडीशन दी, कोई अलग से रिएजेंट डाला, कुछ भी डाला, अभी फिलहाल के लिए ए से बी बनाए, ऐसा पॉसिबल नहीं है। देखिए मतलब ए है और ए से क्या बनेगा? बी। ऐसा पॉसिबल बिल्कुल नहीं है कि ए से बी बने, कुछ कंडीशन देनी पड़ेगी, या कुछ रिएजेंट डालने पड़ेंगे, या इसके अलावा बी प्लस सी कुछ बनेगा, ऐसा बन सकता है। ऐसे मतलब ऐसे डायरेक्ट पॉसिबल नहीं कि एक चीज थी वो किसी दूसरी चीज में कन्वर्ट होगी, ना मैंने एक्स्ट्रा चीज डाली, ना मैंने एक्स्ट्रा चीज उससे मिली, ऐसा पॉसिबल नहीं है। हाँ, एक से दो चीज बन सकती है, बिल्कुल बन सकती है। जैसे CaCO3 को आप हीट कीजिए, CaO प्लस CO2 बनेगा। इसे क्या बोलेंगे? डिकम्पोजिशन रिएक्शन बोल देते 10th क्लास में। वो भी एक क्या थी? केमिकल रिएक्शन थी। लेकिन C प्लस O2 मान लो, CO2, दो चीजें मिलके एक CO2 बनाया, वो भी क्या है? वो भी एक केमिकल रिएक्शन है। यानी कि यहां एक से एक बनना, ना कुछ डालूं ना कुछ यहां मिले, वो पॉसिबल नहीं है। लेकिन अभी उसका डिस्कशन हम नहीं करेंगे। छोटी सी बात सुनिए, ए से बी बना और बी से ए ना बने, यानी कि यूनि डायरेक्शनल की जब मैं बात करूंगा, वहां पे मैं चर्चा किसकी करूंगा? वहां पे देखूंगा केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। किसके बारे में देखूंगा? केमिकल काइनेटिक्स के बारे में। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि केमिकल काइनेटिक्स में मैं बाई डायरेक्शनल नहीं पढ़ूंगा। पढ़ेंगे जी, बिल्कुल लास्ट में पढ़ाऊंगा, लास्ट की क्लासेज में। 12th में ये नहीं है, ग्रेजुएशन में जाके आता है ये टॉपिक। जब मैं यूनिडायरेक्शनल रिएक्शन यानी केमिकल काइनेटिक्स को इक्विलिब्रियम के साथ जोड़ दूंगा, तब मैं वहां पे पढ़ूंगा रिवर्सिबल काइनेटिक्स। क्या पढ़ूंगा? रिवर्सिबल काइनेटिक्स के बारे में चर्चा। क्या आपको यहां कोई डाउट है? क्या आपको यह बात समझ में आई? अगर नहीं आई तो आप कमेंट करके कुछ भी पूछ सकते हैं। आओ थोड़ा सा आगे चलते हैं, आगे की कहानियां भी देख लेते हैं क्या होता है। बहुत ही मजेदार कहानियां हैं। सबसे पहले डिस्कस करेंगे हम रेट के बारे में ही, कि रेट क्या होती है, क्या होगी रेट, और कैसे हम उसे डिफाइन कर सकते हैं। आओ देख लेते हैं। मान लीजिए अगर मैं एक रिएक्शन की ओर बात करता हूं, मेरे पास क्या है? एक ग्रेफाइट है, वो डायमंड में कन्वर्ट हो रहा है, या फिर एक डायमंड है उसका ग्रेफाइट बनना। कंडीशन पे डिपेंड करता है, कोई भी कंडीशन हो, कि मेरे पास एक ग्रेफाइट हो, किस में कन्वर्ट हो जाएगा? डायमंड में। किताबें कहती हैं ये रिएक्शन होती है, ये रिएक्शन बहुत स्लो होती है। मान लीजिए मैं किसी ग्रेफाइट को लगाता हूं, उसे सफिशिएंट कंडीशन देता हूं ताकि वो डायमंड में कन्वर्ट हो, मेरी पूरी लाइफ बीत जाएगी, मुझे डायमंड नहीं मिलेगा। फिर अगली जनरेशन आएगी, वो जनरेशन क्या करेगी? वो भी ग्रेफाइट को क्या देखती रहेगी कि डायमंड बनेगा बनेगा, डायमंड नहीं बनता, वो भी ऐसी चली जाती है। ऐसे करते करते बहुत सी जनरेशन बीत जाएंगी, लेकिन डायमंड मिलेगा ही नहीं।
लेकिन लास्ट में एट लास्ट डायमंड पक्का मिलेगा। लेकिन मुझे नहीं मिला, एक दो जनरेशन आई, उसे नहीं मिला, तो इसका मतलब हमें कुछ फायदा नहीं हुआ। यानी कि क्या बात समझाना चाहता हूं मैं, समझाना चाहता हूं इंपॉर्टेंस किस चीज का, एक वेरिएबल क्या है, टाइम। टाइम के साथ साथ हमें कोई भी रिएक्शन है, रेट है, वो चेक करनी है। वही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन, जो केमिकल रिएक्शन में, केमिकल काइनेटिक्स में हमें पढ़नी है। आओ देखते हैं उसके बारे में क्या बताती है रेट। होती क्या है, मान लीजिए मेरे पास ए है, वो किस में कन्वर्ट हुआ था, बी में। ए क्या है, रिएक्टेंट, और बी क्या है, प्रोडक्ट। आओ देखते हैं। मैं जानना चाहता हूं रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ रिएक्शन, किसी भी रिएक्शन की रेट के बारे में चर्चा करना चाहता हूं। कैसे पता चलेगा, देखिए आओ देख लेते हैं इसके बारे में। क्या होगा, चेंज इन, क्या होगा, कंसंट्रेशन डिवाइड में चेंज इन टाइम। इट मींस, सॉरी कुछ दिक्कतें आ रही है ब्लैक बोर्ड में, लिखते ही साफ हो जा रहा है। अब देखिए मैं डिस्कस करूंगा रेट ऑफ रिएक्शन के बारे में। रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्शन कौन सी, वो रिएक्शन हमें गिवन होगी। क्या होगा, चेंज इन अमाउंट, क्या होगा, चेंज इन अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन, यानी कि चेंज इन टाइम। कोई भी स्पीशीज है उसकी कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ही आएगा, डिवाइड में टाइम। ये बात बताती है कौन, रेट ऑफ रिएक्शन। यानी कि ए की कुछ कंसंट्रेशन थी, रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन हमेशा डिक्रीज होगी, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन हमेशा ही क्या होगी, इंक्रीज होगी। इसमें चेंज इन अमाउंट आएगा ही आएगा, कंसंट्रेशन में चेंज आएगा ही आएगा। यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन का क्या फार्मूला है, चेंज इन अमाउंट या फिर कंसंट्रेशन डिवाइड में टाइम टेकन, वो क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन। मान लीजिए यहां पे मैंने ग्राफ बनाया, इस जगह टिका दिया मैंने टाइम, और यहां कुछ भी लो, कुछ भी मींस अमाउंट लो, जैसे नंबर ऑफ मोल्स लो, मोलरिटी लो, मोलालिटी लो, या फिर किसी चीज का वेट आप ले सकते हैं कि डिक्रीज हो रहा है, कम इंक्रीज हो रहा है, कैसे भी हो सकता है। यहां टाइम लो, यहां कुछ भी वेरिएबल, नंबर ऑफ न्यूक्लियाई, डिसइंटीग्रेशन न्यूक्लियाई, कुछ भी लो, अमाउंट लो, चेंज इन अमाउंट लो, रेशो लो, किसी भी कंसंट्रेशन का कुछ भी ले सकते हैं, यहां टाइम हो, यानी कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्या, कुछ भी, एनीथिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज रेट ऑफ ए रिएक्शन। आई थिंक आपको समझ में आ गई। अब इसका रेट निकालना है इस रिएक्शन का कि किस रेट से वो चलेगी। आओ देखते हैं जी, इसका रेट कैसे निकालेंगे। रेट विल बी इक्वल टू चेंज इन अमाउंट, किसकी, ये क्या है, ये है जी रिएक्टेंट। रिएक्टेंट क्यों है, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा क्या करेगी, डिक्रीज, और बी क्या है, प्रोडक्ट, इसकी कंसंट्रेशन हमेशा इंक्रीज करेगी। रेट क्या होगा, चेंज इन अमाउंट, किसका चेंज, यहां लिख दिया डेल ए डिवाइड में डेल टी, यहां पे डी लिख लो कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें चेंज आएगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, और ये वैल्यू मैंने ले ली नेगेटिव। क्यों नेगेटिव ली है मैं बताता हूं, एक बार सुनिए। रिएक्टेंट जितने भी होंगे उनके आगे नेगेटिव साइन लगाएंगे, और जितने प्रोडक्ट होंगे उसके आगे लगाएंगे प्लस, यानी कि चेंज इन बी की कंसंट्रेशन डिवाइड में चेंज इन टाइम, और इसके आगे क्या लगा देंगे, प्लस लगा देंगे। ठीक है जी। अब ये माइनस क्या बताता है, माइनस का सिग्निफिकेंस क्या है, यानी कि माइनस इसलिए है क्योंकि इसकी कंसंट्रेशन लगातार क्या हो रही है, डिक्रीज। डिक्रीज इन कंसंट्रेशन को बताता है कि ये नेगेटिव साइन लगाया गया है। मान लीजिए एक छोटा सा एग्जांपल ले लेते हैं, यहां पे ले लेते हैं, ए कन्वर्ट हुआ बी में। इनिशियली टाइम t इज इक्वल टू 0 पे इसकी कंसंट्रेशन थी मान लीजिए 10 कंसंट्रेशन कुछ भी, या 10 मोल मान लो चलो, और कुछ टाइम के बाद, स्टार्टिंग में तो बी बना नहीं होगा, बी कुछ भी नहीं है बिल्कुल भी, कुछ टाइम के बाद टाइम t इज इक्वल टू टी पे, या फिर 10 मिनट के बाद ले लो आप, यहां पे कितना रह जाएगा, मान लीजिए 4 रह जाएगा। स्टार्टिंग में कंसंट्रेशन थी, कितने मोल थे, 10, कितने बच गए, 4, यानी कि रिएक्ट कितने कर गए, कितने खत्म हुए, 6, तो यहां कितने बनेंगे,
6। ये बाद में डिस्कस करेंगे कि यहां से यहां कितना बनेगा। मैं यहां बताना चाहता हूं इनिशियल कंसंट्रेशन कितनी थी 10, फाइनल अब कितनी बची 4। चेंज इन कंसंट्रेशन क्या आएगा फाइनल माइनस इनिशियल, यानी कि फाइनल कितनी है 4 और इनिशियल कितनी थी 10, तो कितना आंसर आएगा, आंसर आएगा जी -6। यहां से देख लीजिए। और किसी चीज की कंसंट्रेशन माइनस में तो नहीं हो सकती, यानी कि ये नहीं कह सकता माइनस में 6 मोल बच गए ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। ये इसलिए समझाना चाहता हूं, अगर पेपर में स्टेटमेंट आए क्या कंसंट्रेशन नेगेटिव में होती है, नहीं जी बिल्कुल नहीं होती, मना कर देना, नहीं होती, पॉजिटिव में होती है। इस नेगेटिव को पॉजिटिव बनाने के लिए मैं -1 यानी कि -1 से मल्टीप्लाई कर देता हूं और 1 दिखाने की जरूरत नहीं होती। नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा। यहां पे ये पॉजिटिव कंसंट्रेशन आ गई। डिवाइड में क्या रखूंगा चेंज इन टाइम, जो भी टाइम आएगा वो टिका दूंगा, उस रिएक्शन की क्या निकल आएगी रेट निकल आएगी, रेट ऑफ ए रिएक्शन। और प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन तो पहले ही पॉजिटिव आएगी, क्योंकि स्टार्टिंग में क्या थी कम और धीरे धीरे क्या करती जाएगी इंक्रीज करती जाएगी। उसे हम क्या बोलेंगे किसकी रेट प्रोडक्ट की रेट। इसलिए रेट जब किसी भी रिएक्टेंट की लिखेंगे रिएक्टिंग स्पीसीज की लिखेंगे उसके आगे नेगेटिव और आगे प्रोडक्ट में हमेशा क्या लगाएंगे पॉजिटिव लगाएंगे। आई थिंक यू गॉट इट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है ये पता लग गया होगा आपको। कुछ भी पढ़िए विद रिस्पेक्ट टू टाइम वो क्या है रेट है। आओ थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। कैसे न्यूमेरिकल सोल्व करोगे आप, बेहद ही आसान है और बहुत मजेदार भी है, साथ के साथ करते रहेंगे अच्छा रहेगा। आओ देखते हैं जरा, देखिए सबसे पहला क्वेश्चन हम ले लेते हैं। क्या क्वेश्चन लेते हैं, मान लीजिए यहां पे क्वेश्चन लिया मैंने, एक रिएक्शन लेते हैं स्टार्टिंग में, एक रिएक्शन ली A प्लस 2B कन्वर्ट होगा, क्या हो जाता रिएक्शन लेते हैं। मान लीजिए हमने क्वेश्चन लिया A प्लस 2B कन्वर्ट किस में हुआ 3C प्लस 4D। मान लीजिए कोई भी रिएक्शन है, अब जो रिएक्टिंग स्पीसीज है वो क्या हो रही है कम, क्या हो रही है कम होगी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी कंसंट्रेशन कम होती चली जाएगी, इनकी बढ़ती जाएगी। यानी कि जितने भी रिएक्टिंग स्पीसीज है उसके आगे मैं क्या लगा दूंगा डिसअपीयरेंस। क्या है डिसअपीयरेंस, डिसअपीयरेंस। और इनके आगे क्या लगा दूंगा अपीयरेंस। क्या होता है देखिए, अगर मुझे ये पता करना है कि रेट बताओ ए की, तो इस बात को पूछने का तरीका क्या है व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्योंकि ये रिएक्टेंट है, बी भी क्या है रिएक्टेंट, व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। और यहां पे क्या हुआ अपीयरेंस, ये तो प्रोडक्ट बनेगा, यहां पे क्या लिख दूंगा अपीयरेंस। ठीक है जी, आओ आगे देखते हैं। अब मान लीजिए 3C है, ये क्या है अपीयरेंस है, कौन है प्रोडक्ट है, यानी कि उसने क्या दिया रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ C इज इक्वल टू 3 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये उसने गिवन है, मोल पर लीटर पर सेकेंड ये रेट की यूनिट होती है, बताता हूं कैसे होती है। अब देखो उसने पूछा व्हाट इज द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ disappearance of A, what is the rate of disappearance of B, what is the rate of appearance of D। ये क्वेश्चन उसने पूछे हैं, तो देखिए कैसे सोल्व करेंगे। सबसे पहले हम लिखेंगे रेट का एक्सप्रेशन। क्या एक्सप्रेशन है देखिए, रेट इज इक्वल टू रिएक्टेंट है माइनस में, माइनस चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ A डिवाइड में dt। ये A के लिए है जी। अब B के लिए dB डिवाइड में dt, और ये क्या आएगी माइनस में आएगी। एक बात और, जितनी स्टोइचोमेट्री है उसको कहां लेके जाएंगे नीचे लेके जाएंगे 1 डिवाइड में 2, इससे क्या कर देंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। यहां पे क्या है C है और ये क्या होगी dC डिवाइड में dt, और ये वैल्यू किस में आएगी पॉजिटिव क्योंकि प्रोडक्ट है।
अब इसके आगे स्टोइशियोमेट्री कितनी, 3, तो लिख देंगे 1 डिवाइड में 3 इज इक्वल टू क्या आएगा, dt डिवाइड में dt। ये वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव, और स्टोइशियोमेट्री कितनी 4, तो लिख देंगे 1/4। तो पहला सवाल आपसे ये है, मैं इस स्टोइशियोमेट्री को नीचे क्यों लेके जा रहा हूं, डिनोमिनेटर क्यों लेके जा रहा हूं इसमें, यानी कि 1 डिवाइड में 2, 1 डिवाइड में 3, यहां तो 2 है, 3 है, 4 है, तो 1 डिवाइड में 4 लिख दिया। क्यों लेके जा रहा हूं आप बताइए, नहीं तो मैं बता ही दूंगा। देखो ये डिसअपीयरेंस है, ये भी डिसअपीयरेंस है, और ये दोनों क्या है, अपीयरेंस, क्योंकि प्रोडक्ट है। अब उसने गिवन क्या है ये देखिए, सी दिया है कितना 3, ये वाली और ये वाली इक्वेट करें। सबसे पहले क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू क्या है 1/3 dc बाई dt। इसकी रेट दी है कितनी 3, यानी कि dc बाई dt की वैल्यू गिवन है, यहां पे रखेंगे, इसकी जगह वैल्यू रखेंगे कितनी 3, 3 ही गिवन है देखो यहां पे। तो क्या होगा 1/3 इंटू 3, आंसर कितना आएगा 1। 1 क्या आई, 1 रेट आ गई मोल पर लीटर पर सेकेंड। अब देखो, अब निकालना क्या है इसके बाद, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, यानी कि ये वाला फार्मूला हम लेंगे, लिख लेते हैं जी, रेट इज इक्वल टू माइनस डी ए बाई डी टी। अब रेट कितना है, रेट अपना आया है 1, इक्वल टू क्या रख दें 1, तो इसकी रेट क्या आ गई 1। अब अगला नेक्स्ट देखिए 2b है, इसकी निकालनी है, तो क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू ये वैल्यू पुट कर दे -1/2, क्या आएगा dB बाई dt। अब देखो रेट कितना आया है, रेट आया है जी 1, रख दो वैल्यू 1 इज इक्वल टू 1/2 इंटू में इसको अंदर ही लिख दिया जाए -dB बाई dt। अब कहता है ये इसको यहां पे लेके जाएंगे, यहां डिवाइड में यहां पे क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 इंटू 2, यानी कि क्या आ जाएगा -dB बाई dt इक्वल टू वैल्यू क्या आएगी, यहां पे आएगी 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। क्या आपको ये बात समझ में आई है? अब हमें निकाल लेंगे, किसका निकालेंगे, डी के लिए। डी के लिए निकालना भी बेहद आसान है, देखिए वही रखें, रेट इक्वल टू क्या है डी के लिए 1/4 dt डिवाइड में dt। अब जो रेट की वैल्यू है वो 1 है, 1 इज इक्वल टू 1/4 इंटू dt बाई dt। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेके जाएंगे, क्या हो जाएगा 1 इंटू 4, तो वैल्यू आ जाएगी 4 किसकी dt बाई dt, यानी कि रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी इज इक्वल टू 4 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये है जी आपका न्यूमेरिकल, इस तरह का न्यूमेरिकल आपको सोल्व करना आना चाहिए। अपीयरेंस क्या है, डिसअपीयरेंस क्या है। एक छोटी सी बात और, हम इसमें बार बार नोटिस कर रहे हैं, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड बाय टाइम। कंसंट्रेशन की यूनिट क्या होती है, कंसंट्रेशन होता है नंबर ऑफ मोल्स डिवाइड में वॉल्यूम, यानी कि n क्या लिखेंगे, इसके लिए लिखेंगे मोल, और वॉल्यूम के लिए क्या लिखेंगे लीटर, यानी कि कंसंट्रेशन की जो यूनिट है वो क्या है मोल पर लीटर। और हमने रेट की क्या लिखी है, रेट लिखा है चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइड में चेंज इन टाइम, यानी कि क्या आएगा, ऊपर क्या है मोल पर लीटर डिवाइड में पर सेकेंड, यानी कि क्या आएगी इसकी यूनिट रेट की, रेट इज इक्वल टू मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये क्या है जी रेट की यूनिट है। अब एक छोटी सी बात और आप जरूर नोटिस करिए, अगर मैं किसी गैस को ले रहा हूं, किसको, गैस को, और गैस का कोई भी प्रेशर नहीं होता, देखिए थोड़ा साफ कर लेते हैं, यहीं पे ले लेते हैं। जब मैं किसी गैस को लूंगा, गैस में क्या होगा, गैस का होगा प्रेशर, क्या होगा गैस में प्रेशर, और प्रेशर की यूनिट क्या होगी, प्रेशर कहां पे होगा, कंसंट्रेशन नहीं होगी गैस की, सॉरी कंसंट्रेशन नहीं होगी, प्रेशर होगा, और प्रेशर की यूनिट क्या होती है एटमॉस्फेरिक एटीएम, या तो पास्कल, या तो बार, ये यूनिट होती है, ठीक है जी।
अगर आपको कहीं पे मिले प्रेशर डिवाइड में क्या रहा होगा, कंसंट्रेशन की जगह क्या आएगा, प्रेशर डिवाइड में टाइम, यानी कि ऊपर क्या आ जाएगा, मोल पर लीटर की जगह क्या आ जाएगा, एटीएम एटमॉस्फेरिक, और नीचे क्या है, सेकंड, यानी कि एटमॉस्फेयर पर सेकंड, ये क्या रही होगी, ये भी क्या है, एक रेट रही होगी। कब, जब हम किसी भी गैसियस स्पीशीज का डिस्कशन करते हैं। ठीक है जी। अब देखो, अब जब हम बात करते हैं इसको शॉर्टकट कैसे निकाल सकते हैं, बहुत आसान तरीका है। हम निकालेंगे सबसे पहले रेट। रेट क्या आया, वन रेट आया। किसी का भी रेट निकालना है, उसको रेट जो आया है स्टोइचियोमेट्री से डायरेक्ट क्या कर दें, मल्टीप्लाई। देखो हमें निकाला dt बाई dt का, क्या निकाला, dt बाई dt इसका, और रेट क्या है, वन इंटू क्या कर दे, 4। देखो यही 4 है जी। अब सी का गिवन था, अब निकालना है बी का। बी का कैसे निकालेंगे, रेट कितनी आई, 1, और स्टोइचियोमेट्री कितनी है, 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई, कितनी आ जाएगी, 2 मोल पर लीटर पर सेकेंड। ऐसे करते चले जाएंगे। ठीक है जी, ये थी छोटी सी इंफॉर्मेशन। अब चलते हैं जी आगे। कहीं भी कोई डाउट हो आप बेझिझक पूछ सकते हैं, कोई समस्या नहीं। बेहद ही आसान यूनिट है, बेहद ही आसान सिलेबस है, और आगे और भी मजेदार कहानियां आएंगी, देखते जाइए। अब भी तो शुरुआत है।